Okay, student, let us study what do we mean by units and what are the requirement of good units. So देखिए, यूनिट जो है ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं. यूनिट रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जैसे मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं कोई स्टैंडर्ड को डिफाइन करता हूँ. जैसे कि मेरे हाथ की लंबाई 1 मीटर होगी, तो ये मेरे हाथ की जो लंबाई मैंने रेफरेंस लिया है ना, इसी को यूनिट ऑफ लेंथ में मानकर चलूँगा. ठीक है, लेकिन हालांकि दिस इज़ नॉट द वे वी टेक रेफरेंस, बिकॉज देयर आर सर्टन रूल डिफाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो फिलहाल जैसा आप इतना समझिए कि वी हैव सर्टन रेफरेंस जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और इन्हीं रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट. जो चीज़ों को हम एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट. और वाई वी आर टेकिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड, वाई वी आर डिफाइनिंग यूनिट, सो दैट वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, ताकि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए. अब देखिए, दो टाइप के यूनिट्स हैं. जैसे दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वैसे ही हमको दो टाइप के यूनिट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, और जैसे हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ है, तो डिराइव क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और डिराइव यूनिट्स दे आर यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब क्या रिक्वायरमेंट्स है गुड यूनिट के? देखिए, उससे पहले थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास क्या था? जैसे हमारे पास लेंथ फंडामेंटल यूनिट था, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि मीटर. इसके आगे और भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब एक कोई डिराइव यूनिट मैं ले लेता हूँ, जैसे कि फोर्स. हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट था, और डिराइव यूनिट के लिए मैं क्या होगा? इसका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला. सो मास को हम केजी में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, और इसी को हम न्यूटन भी लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो गए डिराइव्ड यूनिट्स. अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट? देखिए, गुड यूनिट्स कौन से होते हैं? अच्छे यूनिट कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि मेरे हाथ की लंबाई मेरी हाथ की लंबाई जो है, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर द लेंथ. सो दिस इज़ नॉट अ गुड डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट. तो कैसे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट है कि जो यूनिट्स है दे शुड बी वेल डिफाइंड. उनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ यूनिट्स. क्लियर अल्फाजों में डिफाइन होना चाहिए यूनिट की डेफिनेशन. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी इनवेरिएबल. वेरिएबल का मतलब है टाइम के साथ, डज नॉट चेंजेस विद द टाइम. टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए. जैसे अगर मैं कोई छोटा सा पेड़ है, और मैं बोल दूं कि ये जो पेड़ की हाइट है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है लेंथ को मेजर करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज टाइम के साथ वो पेड़ की हाइट बढ़ती चली जाएगी. तो वो टाइम के साथ वेरी कर रही है. पेड़ की लंबाई टाइम के साथ वेरी कर रही है. तो जो चीज़ें टाइम के साथ वेरी होती है, हम उसको यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते, या हम उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं मान सकते. तीसरा है, इट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल. रिप्रोड्यूस होना चाहिए. एक बार अगर कोई ऐसी क्वांटिटी हमने मान ली कि वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, और दोबारा मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ऐसी क्वांटिटी को भी हम एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करेंगे. दैट विल नॉट बी अ डेफिनेशन ऑफ गुड यूनिट. पॉइंट नंबर 4 है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इसका मतलब है सारी कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. इस पूरी दुनिया में हर जगह पर सेम क्वांटिटी एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ होती है, यानी उस वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी होनी चाहिए. जैसे कि 1 मीटर, 1 मीटर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो 1 मीटर इंडिया में भी 1 मीटर रहेगा. यही भाषा यूएस के लोग भी समझ पाएंगे, चाइना के लोग भी समझ पाएंगे. ठीक है, यूके के लोग भी समझ पाएंगे. सो 1 मीटर जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है. ठीक है, एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है ये है कि ये कंपेरेबल होनी चाहिए. इट मस्ट बी कंपेरेबल. ऐसा नहीं हो कि
जैसे कि मैं 1 केजी को बोलूँ कि 1 केजी जो है 1 केजी के लिए मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड माउंट एवरेस्ट का मास ले लेता हूँ, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कंपेरेबल नहीं है। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में एक ही है, सो दैट शुड बी कंपेरेबल। ऐसी कोई क्वांटिटी जो कंपेरेबल हो, ठीक है। जैसे 1 केजी का प्रोटोटाइप हम मार्केट में देखते हैं, सो वो 1 केजी का प्रोटोटाइप कंपेरेबल है। हम उसके साथ जैसे कि टोमेटोज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, या कोई भी क्वांटिटी को हम वो उस 1 केजी प्रोटोटाइप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अच्छे यूनिट होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, टाइम के साथ वेरी नहीं करते और वेल डिफाइन भी होते हैं, ठीक है। सो ये है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक और दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट। अब देखिए कौन से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास है। द फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, टुगेदर विथ ऑल डिराइव्ड यूनिट्स फॉर्म वन ग्रुप ऑफ यूनिट्स। दिस ग्रुप इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। सारे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास, देखिए हमारे पास सबसे पहला जो यूनिट है वो है CGS यूनिट। CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और दिस S स्टैंड फॉर सेकेंड। यानी अगर आप CGS सिस्टम में हो तो आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करोगे, मास को ग्राम में मेजर करोगे और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे। तो ये एक सिस्टम है CGS सिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा, CGS सिस्टम। सेकंड है हमारे पास FPS सिस्टम। लेंथ कैसे मेजर होती है FPS में, F स्टैंड फॉर फुट्स। इसका मतलब लेंथ कैसे मेजर होगी, फुट्स में। मास कैसे मेजर होगा, पाउंड्स में। और टाइम कैसे मेजर होगा, सेकेंड्स में। तो सेकंड हो गया हमारे पास FPS सिस्टम। तीसरा है हमारे पास MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ मीटर में मेजर होती है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर होता है, ठीक है। और हम जो आज यूज़ करते हैं वो है SI यूनिट। ये लास्ट का जो यूनिट है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। सो SI सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम तो सेकंड में। सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में ही मेजर होता है, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो ये SI यूनिट्स और CGS यूनिट को ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हम CGS और SI यूनिट को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। SI सिस्टम इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। यानी SI सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम का ही एक्सटेंशन है, उसी से हमने SI सिस्टम को बनाया। इट इंक्लूड्स 4 मोर फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन SI सिस्टम में हमारे पास 4 और फंडामेंटल यूनिट्स है, विच आर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड लाइट, जो कि हम अगले टेबल में देखने ही वाले हैं, ठीक है। सो देखिए SI सिस्टम में ये हमारे पास है कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और हाउ दे आर एक्सप्रेस इन SI यूनिट्स एंड व्हाट आर देयर सिंबल्स। तो जो लेंथ है, लुक एट लेंथ। देखिए जो लेंथ है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और SI सिस्टम में इसका जो SI यूनिट्स है वो क्या है हमारे पास, मीटर, और सिंबल हम यूज़ करेंगे स्मॉल m। सिमिलरली मास जो है, मास के लिए हमारे पास है किलोग्राम, ठीक है। SI यूनिट इसका किलोग्राम है, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल kg, ठीक है, स्मॉल kg। टाइम के लिए हमारे पास है सेकेंड, स्मॉल s। टेम्परेचर केल्विन। अब देखिए हालांकि केल्विन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर है। हम समझेंगे आगे चल कर के ऐसा हमने क्यों लिखा है, स्मॉल के से क्यों लिखा है, और यहाँ पे सिंबल हमने कैपिटल के लिखा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ये हमारी 5th फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है और सिंबल हम यूज़ करेंगे कैपिटल A। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये है लाइट को हम मेजर करते हैं,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं। कैंडेला जो उसका यूनिट है और सिंबल CD है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये है मोल। ऐसा यूनिट है मोल, और इसका जो सिंबल है वो है MOL। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके ये SI यूनिट और ये उनके सिंबल, जो कि हम मैक्सिमम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। लेकिन ये 7 के अलावा भी हमारे पास 2 यूनिट्स और हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिनको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ विद द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, हमारे पास 2 और भी यूनिट्स है जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहला है प्लेन एंगल। देखिए, प्लेन एंगल क्या है, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो मैं जल्दी से एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। मान लो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और ये है सर्कल का सेंटर और ये है उसका रेडियस। ठीक है, इस रेडियस को मैंने ज्वाइन किया, और ये जो है सेंटर पर मान लेते हैं कि कुछ ये कुछ पॉइंट O पर इट मेक्स एन एंगल, स्मॉल एंगल d थीटा। ठीक है, और ये है आर्क DS और ये है रेडियस ऑफ दैट सर्कल R। ठीक है, तो हमने कैसे डिफ़ाइन किया कि प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना है, DS। सो ये है रेशो लेंथ ऑफ आर्क का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ आर्क का रेशो DS डिवाइडेड बाय रेडियस। रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। दिस इज हाउ वी डिफाइन प्लेन एंगल। So thus we can, what we can write, we can write that d theta, which is a very small angle, is angle subtended by the arc at the center of the circle, at the center of the circle. So this is how we write about d theta. D theta is a angle subtended by the arc at the center of the circle. अब देखिए इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है। सो जो यूनिट है, जो SI यूनिट है रेडियन। SI यूनिट इज़ रेडियन, और रेडियन सिंबल में हम लिखते हैं RAD, रेडियन। ठीक है, हाउ वी डिनोट इट, इट इज़ डिनोटेड एज थीटा। जैसे थीटा रेडियन लिखना है मुझे, तो ये थीटा रेडियन, या फिर मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल 120 रेडियन, तो 120 और ये पावर C, या मुझे लिखना है 90 रेडियन, तो मैं लिखूँगा 90 रेडियन। हालांकि 120 अगर हम डिग्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे रेडियन लिख रहा है तो मैं लिखूँगा पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, पावर C, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्लियर है ये? चलिए, सो आगे कुछ और पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर मुझे कंप्लीट सर्कल का प्लेन एंगल चाहिए, सो देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। मैं नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मुझे सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना है, तो लेंथ, कैन आई राइट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब पूरे सर्कल का आर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू इट्स सर्कमफरेंस। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर मुझे मान लो इस तरीके से कुछ दिया गया पूरा, अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। सो लेट मी ड्रॉ वन सर्कल। अगर ये सर्कल है तो ये पूरे सर्कल का जो आर्क है वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ से पूरा इसका सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो कैन आई राइट सर्कमफरेंस कितना है, अगर इसका इस सर्कल का रेडियस R है, सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई R। तो प्लेन एंगल कितना सबटेंड किया है पॉइंट O पर,
ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्लेन एंगल, मुझे कैलकुलेट करना है प्लेन एंगल। लेट मी राइट प्लेन एंगल subtended at सेंटर O तो कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है r। सो ये r एंड r विल कैंसल आउट। इसका मतलब है 2π रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर। ऐसे आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा प्लेन एंगल, ये है हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट। नाउ लेट अस डिस्कस solid angle. Solid angle is the second supplementary unit. Just look at the definition. Solid angle is defined as area of a portion of the surface of a sphere to the square of the radius of the sphere. देखिए अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये है एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया कितना होगा, ऑब्वियस बात है, इट विल बी इक्वल्स टू 4πr²। दिख रहा है इसका रेडियस स्मॉल r है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², और इसका रेडियस कितना है r। तो अगर मुझे सॉलिड एंगल डिफाइन करना है, सो हाउ आई कैन डिफाइन द सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल इज़ नथिंग बट, देखिए डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल जो होगा ये एक रेशो है किसका, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, इट इज़ द रेशो ऑफ portion of surface area of sphere as shown in the figure to the square of radius, और solid angle को हम यहाँ पे लिखते हैं, this is how we express this, d omega, we say it is a d omega, and this is written as dA upon r square, ठीक है। अब ये सरफेस ने इस पॉइंट O पर कितना सॉलिड एंगल सस्टेन किया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी सिंपली द रेशो ऑफ सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो r² से r² विल कैंसल आउट, और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा 4π, और ये 4π इसका जो यूनिट है हम इसको लिखते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट यही है कि जो SI यूनिट है सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेरेडियन, और इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं ऐसा। तो आसान भाषा में सॉलिड एंगल जो है ये रेशो है पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। हाउ इट इज़ डिनोटेड, सो इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, और अगर बहुत छोटा एंगल है तो वी यूज़ दिस d ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ आइसक्रीम कोन, ठीक है। इट इज़ लाइक अ आइसक्रीम कोन, ये उसका सरफेस एरिया है, और ये सरफेस एरिया पॉइंट O पर जो एंगल ट्रेस करेगा, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल d ओमेगा। ओके, सो ये थे हमारे दो सप्लीमेंट्री